अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, उस दिन चिकन के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, दोबारा कर लेते हैं। क्या क्या काट पीट लें। लेग पीस निकाले थे, बोनलेस निकाल लिया था, विंग्स निकाल लिए थे, और उस पे पोटा कलेजी निकाल लिए थे, और बस। और ये सब मेन प्रोडक्ट हैं, यानी ये सब बेचने के लिए ही बिजनेस ये सारा प्रोसेस चला रहा है। यानी चिकन ज़िबा करके जो भी सारा काम हो रहा है, तो अच्छा, वो ना एक बात याद आ गई, क्योंकि अब वो ईद करीब है ना, तो ऐसे मौके पे ना मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये चिकन के ज़िबा से एक बात याद आ गई। अभी बकरे और गाय और इन सब की कुर्बानियाँ होंगी। कितने दिन रह गए? 15 कुछ दिन रह गए ना, 15-20 दिन रह गए। तो गोश्त बनेगा, गोश्त का खाना वगैरह होगा। इसमें ना कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मौक़ों पे बहुत हमदर्द बन जाते हैं। वो कहते हैं जितने पैसे जो कुर्बानी पे लगा रहे हो, किसी गरीब की मदद कर देते, और ये जो बेचारे जानवर हैं, बेचारे, इन बेचारों को भी जीने का हक है, और इन बेचारों को बेदर्दी से कत्ल करने की बजाय किसी गरीब को पैसे दे देते। फिर इसी तरह से अभी हज का चूंकि लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो मैसेजेस चलना शुरू हो जाते हैं कि ये जो दोबारा हज पे जा रहा है, तीसरी बार हज पे जा रहा है, ये बेचारा किसी बेचारे की मदद ही कर देता। दो नेकियों का कंपैरिजन करके एक को कमतर करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये ना वो प्रोपेगेंडा होता है जो कमजोर बच्चों के ना उसको बिलीफ को हिट करता है। ये जो चिकन को ज़िबा कर रहे हैं, या वो इतने सारे बकरे ज़िबा होंगे, तो वो बेचारे हैं, उनको भी जीने का हक था, है, उनको भी करियर थे, उनकी भी कोई फैमिली लाइफ होगी, वो भी किसी का बेटा होगा, है, घर से निकला होगा दही लेने, उसको उठा लिया गया, उसको बांध के रखा गया, फिर उसको ज़िबा किया गया, है। अरे यार, मैं भी कहूँ हंसी कोई नहीं थी क्लास में। तो वो बकरे बेचारे थे, हैं, वो उनको ज़िबा करना जो वो मजे ले रहे हैं, मतलब उनको काटे इधर खून कैसे फवारे निकले, तो वो बेचारे नहीं थे, उनको जीने का हक नहीं था। तो फिर ना करते कुर्बानी, है, इतने सारे हैं, वो भी किसी का जवान बेटा होगा जो बकरा ज़िबा कर दिया गया, है ना। तो फिर क्यों कर रहे बेचारों को ज़िबा, है? हाँ, क्या जी, सुन्नत तो चलो है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ ना कि एक सोच तो आ सकती है ना कि ये बेचारे जानवर, इनका क्या कसूर है, इनको भी जीने का हक है, हमें भी खाने का हक है, तो आप सब्जियां खाएं ना। अच्छा चले, अगर किसी को इस पर कोई नहीं है कंफ्यूजन, तो फिर तो बात ही बेकार। ठीक है, सारे माशाल्लाह सही बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं यही बताना था जो आप कह रहे हैं, यही बताना था। वो एक ना क्लिप, खैर काफी फेमस आदमी है, सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने, मुफ्ती तारिक साहब। तो उनका क्लिप सुना, बड़ा मजे का लगा मुझे। वो मसला, किसी बंदे ने मसला पूछा कि जी गाय को ज़िबा कर लिया, और बाद में पता चला कि वो तो गाय जो है वो बच्चा होने वाला था उसका, तो उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर था, ये किसी ने मसला पूछा। तो मुफ्ती साहब कहते हैं, मैंने कहा कि गाय बेचारी का क्या कसूर था। मतलब अगर उस बच्चे बेचारे का क्या कसूर था, तो गाय बेचारी का क्या कसूर था। तो ये जो जब आप लोग पेपर देने जाते हैं एग्जाम्स, तो वहां पर वो जो आंसर शीट्स आपको मिलती हैं, तो आपने फिल कर दी, पेपर जमा करा दिए, पेपर चेक हो गए, आप पास हो गए, उसके बाद उन कागजों का क्या हुआ है? उन बेचारों का क्या कसूर था? उन बेचारे कागजों का क्या कसूर था? हैं? रिसाइकिल हो जाएंगे, लेकिन वो तो बेचारे जो बिल्कुल भर के उनको फेंक भी दिया, उन बेचारों का क्या कसूर था? कभी किसी को फिक्र हुई उन बेचारे कागजों का क्या कसूर था? वो इसी काम के लिए बनाए गए थे, वो इसी काम के लिए ही बनाए गए थे। तो अल्लाह ताला ने ना ये जो हमारे लिए हलाल जानवर बनाए हैं, ये हमारे लिए ही अल्लाह ने बनाए हुए हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे लिए, किसी का तुम गोश्त खाते हो, किसी को सवारी में इस्तेमाल, ये अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाए हुए हैं। हाँ, इतना एहसास, इतनी तमीज, इतना अदब हमारे दीन ने सिखाया है कि आप सबने इसके लिए ना बहुत सारी नसीहतें की हैं कि जो कुर्बानी वाले जानवर हैं, इनका तकलीफ कम से कम हो,
इसलिए जो छुरी है वो तेज होनी चाहिए। पानी पिलाना, फिर एक दूसरे के सामने ना करना कुर्बानी, ये तो मजीद कह लें कि एक मजीद अच्छा इखलाक है कि हम जानवर के लिए भी एक ख्याल कर रहे हैं। लेकिन ये ना कोई अगर कोई आपको इस तरह की पोस्ट मिले, और क्योंकि कच्चे दिमाग होते हैं ना बच्चों के, तो उनको ये सोच आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने ये चिकन ज़िबा करते करते मुझे आइडिया आ गया कि ये सोचना कि वो बेचारे जानवर का क्या कसूर था, तो वो अल्लाह ने हमारे लिए ही क्रिएट किए हुए हैं। वो अल्लाह ने इसी काम के लिए क्रिएट किए हैं कि हम उनको खाएं। वो अल्लाह ने इसीलिए क्रिएट किए हैं कि हम उनको सवारी के लिए इस्तेमाल करें। वो इसीलिए ही क्रिएटेड है। तो उनका मकसद ही यही था। उन्होंने थोड़ी जन्नत में जाना है, बकरों ने थोड़ी जन्नत में जाना है, उनका थोड़ी हिसाब किताब हो रहा है। वो तो इस दुनिया में हमारे लिए बनाए गए। तो इसलिए ये इस तरह की पोस्ट को ना ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। अच्छा जी, ये चिकन की ज़िबा क्यों हो रही थी? इस बेचारी का भी तो जीने का हक था है। इनको हम क्यों ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट मतलब यही हमारा बेचने का मकसद है। इसके अलावा भी चिकन में से कुछ निकल रहा है। क्या क्या लेंगे? छीछड़े ले लेते हैं। हाँ जी, पंजे हो गए। पंजे भी वैसे मेन प्रोडक्ट में आ सकते हैं, लेकिन इतने फेमस नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। वरना पंजे का भी सालन बनता है, यखनी बनती है, प्रोडक्ट है ये भी, लेकिन इतने फेमस नहीं है। उस बेचारी का दिमाग कितना होता है। सिरी है? हाँ, अच्छा अच्छा। अब ये सारी चीजें भी बिकती हैं, ये भी बिकती हैं चीजें। कुछ शॉर्मे वालों को बिकेंगी, कोई एनिमल फीड वालों को बिकेंगी, ये सब भी बिका करते हैं। क्योंकि बिकते हैं इसलिए ये भी प्रोडक्ट ही हैं। लेकिन ये मुर्गियां जो बेचारी मुर्गियां ज़िबा हो रही थी, इसलिए कि उनकी सीढ़ियां चाहिए थी। ये सारा जो प्रोसेस चल रहा था वो पंजे लेने के लिए था, वो इसके लिए था। तो ये सारी मेहनत मेन प्रोडक्ट के लिए हो रही है। लेकिन ये भी हासिल हो रहा है, ये प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी बिकता है। लेकिन ये बस बाय द वे हासिल हो गया, ये बाय प्रोडक्ट होता है। तो जो बिजनेस मेनली जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहा है वो उसका मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, ये टॉपिक इकट्ठे पढ़ाया जाता है, सवाल भी इकट्ठे आते हैं। अदरवाइज ये कोई शर्त नहीं है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होंगे तो बाय प्रोडक्ट होगा, ये शर्त नहीं है। यानी अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट भी होता तो भी साथ एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। वैसे सवाल इकट्ठा आता है, इसलिए इनको इकट्ठे पढ़ाया जा रहा है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स या कोई एक मेन प्रोडक्ट वो है जिसके लिए सारा प्रोसेस चलाया था। लेकिन इस सारी मेहनत में अगर ये भी मिल रहा है और ये भी बिका करता है तो ये बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, बाय प्रोडक्ट और वो जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे वो भी तो बिकते ही थे, लेकिन वो भी तो बिकता ही है, वो लेफ्ट ओवर्स हैं। हाँ, और है जी, प्रोडक्ट का हिस्सा था। ये भी चिकन का हिस्सा ही था। वो कौन सा शॉपर में साथ लेके आई थी? हाँ जी, ये भी समंदर से निकले उसके। ये जो नॉर्मल लॉस वगैरह होता है ना, वो इन्हीं चीजों का ही लॉस है। जैसे अगर कभी बनते देखा हो कीमा, तो जितने किलो गोश्त का कीमा बनवा रहे हैं उतने किलो कीमा निकल आएगा? क्यों नहीं? मशीन में रह जाता है, मशीन में चिपका रह जाता है। ये वो चीजें होती हैं। इसी तरह से विंग्स की कटिंग कर रहे थे, अब उस कटर से क्या हुआ कि कुछ जो है ना हड्डियां टूट गई, तो अब वो फिर सेलेबल विंग्स नहीं रह गए। तो वो मटेरियल ही से जो मेन प्रोडक्ट बन रहा होता है उसी के ही कुछ प्रोसेस के अंदर जाया हुए, टूटे हुए, चिपके हुए, गिर गए, ये वो चीजें होती हैं। ये एक डिफरेंट फिजिकल चीज होती है। तो ये नॉर्मल लॉस है, डिफरेंट चीज है। अब इसकी हमने करनी क्या है? ट्रीटमेंट बाय प्रोडक्ट है। अब इसका करना क्या है? तो इसका करना यह है कि चूंकि मेन मकसद ये था ही नहीं, तो हम इसको कोई कॉस्ट ही अलॉट नहीं करते। यानी हम अपने सारे खर्चों को इसी की कॉस्ट समझते हैं, इसको कोई कॉस्ट अलॉट ही नहीं करते, क्योंकि चूंगे में बन गया। तो हम अपनी सारी मेहनत इसके लिए समझते हैं, सारी कॉस्ट इन्हीं की मानी जाती है, इसको कोई कॉस्ट अलॉट नहीं करते। अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, इसके साथ बिल्कुल वैसा सलूक होता है जैसा नॉर्मल लॉस के साथ होता है। मैंने ये नहीं कहा कि ये नॉर्मल लॉस है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस जैसा है। ये नॉर्मल लॉस नहीं है, इसके साथ सलूक नॉर्मल लॉस जैसा ही हो रहा है। जैसे नॉर्मल लॉस को कॉस्ट अलॉट होती है, एबनॉर्मल लॉस को होती है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को होती है, कंप्लीटेड यूनिट्स को होती है। इसी तरह से इसको भी कॉस्ट अलॉट नहीं हो रही। लेकिन नॉर्मल लॉस फिजिकली यूनिट्स तो है ना, यानी क्वांटिटी स्केड्यूल में तो उसके यूनिट्स हैं, तो ये भी फिजिकली तो है। यानी अगर 15,000 किलो चिकन आया था तो हो सकता है कि ये कोई 1500 किलो बन गए हो, लेकिन वजन तो इनका है ना, क्वांटिटी तो है। तो इसके साथ बिल्कुल वही नॉर्मल लॉस वाला ही ट्रीटमेंट है, यानी क्वांटिटी स्केड्यूल बना करेगा तो इसको भी लिखा करेंगे। अच्छा, मैं ना इसी तरह से बता देता हूं कि किस किस वर्किंग में क्या क्या हुआ करेगा। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बना करेगा, ये ठीक है, समझ आता है ऐसे कि क्वांटिटी स्केड्यूल में इसके भी यूनिट्स हम ऐसे नेगेटिव लिख रहे होंगे।
अच्छा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इसकी लाइन आएगी? क्यों नहीं? क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस की भी लाइन नहीं आ रही होती, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में वो लाइनें आ रही होती हैं जिनको कॉस्ट अलॉट होनी होती है, तो इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में भी ये नहीं आएगा। क्या लिखूं? इग्नोर या नथिंग टू डू या इग्नोर क्या दूं? चले जो जिसने लिखना है लिख ले, नॉट इंक्लूड लिख ले, यस नहीं, नॉट इंक्लूड लिख ले, इग्नोर लिख ले, डू नथिंग, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना, जो मर्जी लिख ले। कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मल लॉस के साथ क्या सलूक करते हैं? उसकी क्या रिकवरी वैल्यू ना, तो अच्छा एनआरवी, नॉर्मल लॉस की भी एनआरवी ही लेते हैं हम। ये एक दफा पहले बताया था कि हम जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ले रहे होते हैं, अगर उसको बेचते हुए कोई खर्चे होने हैं तो वो नेट करके ही ले रहे होते हैं, यानी एनआरवी। तो इसमें भी सेम बात ही करूंगा। ये जो ओपनिंग करंट नॉर्मल लॉस, तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी भी यहां से लेस हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में भी ना इस वाले कॉलम के अंदर जैसे नॉर्मल लॉस माइनस हो रहा होता है, इसी तरह ये भी यहां माइनस हो जाएगा। ये है बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट दे दे, कैसे, क्यों? बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं, अच्छा वो चूंकि कुछ बच्चों ने नहीं देखा हुआ था अभी तक लेक्चर, तो मैंने इसलिए पेंडिंग कर दिया था एंट्रीज को, तो अभी तक नहीं देखा हुआ तो देख लें, कल मैंने एंट्रीज पढ़ानी है। वो जो लेक्चर 47 48 है, 47 48 46 47, तो वो मैंने कल करना है, अब डिस्कस। एंट्रीज चाहिए मुझे है? नहीं, एक दिन सवालों के लिए लगाऊंगा, और वो एंट्रीज की प्रैक्टिस भी तो करें ना। प्रोसेस कॉस्टिंग आखिरकार वो सेंड हो रहा है, आखिरकार, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इतना टाइम नहीं अब आगे किसी चैप्टर में लगना है। और ये जिन लोगों को वो संडे वाले चैप्टर लगा ना कि तो जल्दी जल्दी हो गया, उसकी भी यही रीजन है कि आपको लग रहा है कि शायद अब हर टॉपिक में 20-20 क्लासेस ही लगनी है, तो नहीं लगनी इतनी क्लासेस किसी में। ये तो इतनी डिटेल में इसलिए गया था कि कदम जमाने के लिए इस पे टाइम लगाया, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो पीछे कहीं नहीं पड़ी है। क्या हुआ? कॉस्ट आसान है, इसके बाद आसान है, पूछ रहे हो, बता रहे हो? ना ना ना, तो एक नई तो रिजीम चेंज हो जाएगा कॉस्ट में। हाँ नहीं, उसने दोबारा पूछा है ना, तो मैंने कहा भाई चेंज है जी, कि क्या फर्क पड़ता है, करना है तो करना है। अच्छा मुश्किल कहने से क्या होगा, आसान कहने से क्या होगा? मोटिवेशन किससे होगी, मैं क्या कहूँ? मुश्किल कहने से मोटिवेशन होगी कि आसान कहने से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो नोट करें ना, मैं सवाल करूं फिर। तो बाय प्रोडक्ट के साथ ये सलूक होना है। अच्छा एक दो फालतू से सलूक और भी हैं, एवी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, किसी ने अगर लिखना हो, नहीं तो दफा करना। एक फालतू सा ट्रीटमेंट ये भी है कि ये तो ऐसे ही होगा, यहां लेस करने की बजाय इसको सेल्स में ऐड कर लेते हैं या अदर इनकम में ऐड कर लेते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। दफा करें थोड़े रहने हैं, नहीं ज्यादा सही तो यही है, यही है बाय डिफॉल्ट, यही करना है आपने। वो तो वैसे बता रहा हूं कि ये भी कुछ किताबों में पढ़ा था कि यहां से लेस करने की बजाय कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट जब बेचेंगे, कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट जब बेचेंगे, लेकिन ये फालतू से हैं, असल में यही है, बस यही फॉलो करें। नोट करें ना, सवाल करूं फिर, ठीक है। अच्छा अब ना ये इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस की है उसमें काफी सारे एग्जाम क्वेश्चंस भी किए हैं, एग्जाम क्वेश्चंस भी किए हैं। फिर एक मेजर पोर्शन एग्जाम क्वेश्चंस का है डबल एंट्रीज वाला, मेजर नहीं सिग्निफिकेंट, तो वो एंट्रीज करेंगे तो होंगी, 1 या 2 सवाल मैं कराऊंगा, बाकी होमवर्क है। इसी तरह से कुछ सवाल जॉइंट बाय के भी हैं, तो एक सर्टेन डिफिकल्टी लेवल को सामने रखते हुए जॉइंट बाय प्रोडक्ट के ना 4 सवाल है, मतलब मैं उसको अपने पास प्रोसेस स्क्वाड कहता हूं, तो उनमें से एक करा रहा हूं, बाकी 3 एक एक करके होमवर्क देकर डिस्कस होंगे। एक मैं भी कर रहा हूं, एक उस समय से जो आसान है वो आज होमवर्क है, फिर उससे मुश्किल कल होमवर्क, फिर सबसे मुश्किल परसों होमवर्क है। हाँ नहीं, ये मतलब ये सवाल मिड में
प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट है? बस बहुत है, प्रोसेस कॉस्टिंग बस हो जाएगी। नोटेड जी। कौन सा? समझ नहीं आई, जो समझ नहीं आ रही बोल क्या रहे हो? हाँ 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 हाँ, अच्छा वो जो कल बताना था। हाँ अच्छा, फिर ना वो रह ही जाएगा, सुन ही लें फिर। स्प्रिंग 10 में एक दो पॉइंट्स बताने, ये सुन लें। वो कल कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर कहीं से कहीं निकल गई थी बात। डाइटिंग नहीं मैं करता, बस सुबह नाश्ता और मगरिब में खाना बस। स्प्रिंग 10 दिया था, एक दफा का जिक्र है। इसमें एक दो पॉइंट है बताने वाले और वो समझा रहा हूं। डिपार्टमेंट ए, अच्छा सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी ना, उसने पूछी तो एक दो चीजें नाम लेके थी, लेकिन इन एक दो चीजों का जवाब देने में भी पूरा ही सॉल्व होना है डिपार्टमेंट ए, पूरा डिपार्टमेंट बी सॉल्व होना है। तो डिपार्टमेंट ए का क्वांटिटी स्केड्यूल बता रहा हूं। ओपनिंग कितना? 64,500, इनपुट 6 लाख, क्लोजिंग 24,000। नॉर्मल लॉस 5% है ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है, 5% ऑफ आउटपुट है। तो जो इंस्पेक्शन स्टेज दी होती है ना, हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स का परसेंटेज सिर्फ तब लेना होता है नॉर्मल लॉस, अगर वो नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट कहा हो तो। अगर नॉर्मल लॉस आउटपुट का परसेंटेज है तो फिर हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे नहीं लगानी होती परसेंटेज, बस आउटपुट पे लगानी होती है। आउटपुट कितना है नहीं पता, आउटपुट पता होता तो यहां लिखते, उस पे 5% लगा के ये फिगर निकलती, फिर बैलेंस करते तो ALAG निकल आता। अब इस सवाल के अंदर एक खामी ये आ गई, खामी नहीं मतलब एक इंफॉर्मेशन की कमी ये आ गई कि ये सब दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल ही निकलता है, दो नहीं निकलते। तो हमें अगर आउटपुट नहीं पता तो फिर ये मिसिंग फिगर निकले तो निकले, ये नहीं निकल सकती क्योंकि एक ही इक्वेशन से दो मिसिंग फिगर्स नहीं निकल सकती, इसलिए हमें इसको 0 ही रखना पड़ेगा और हल ही नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कोई नहीं है। अब ये है 0.05x, यहां से x सॉल्व होगा, यानी 64,500 प्लस 6 लाख माइनस 24,000 इज इक्वल टू x प्लस 0.05x, और इसको प्लस कर लें 1.05x, ये सॉल्व करें 6, ये 64 इज इक्वल टू 1.05x, 6,10,000, ये 6,10,000 आ गया। तो इसका 5% लेंगे 3050, ये डिपार्टमेंट ए ऐसे निकलता था, और यही वाला पॉइंट मैंने वो टेस्ट के सवाल में डाला था। ये डिपार्टमेंट ए है। डिपार्टमेंट ए के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में कोई सवाल? कैसे? जी आप इनका टोटल कर लें तो वो 105 है, ये 5 है, ये 100 है। हाँ कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ए ओके। डिपार्टमेंट बी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना? 40,000, ट्रांसफर इन, यही जो प्रोसेस 1 से आए थे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अच्छा न्यू मटेरियल 5 लाख, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60%। अच्छा पहले भी ना ये बात मैंने स्प्रिंग 22 कराते हुए बताई थी कि एक ही सेंटेंस में इंस्पेक्शन का भी जिक्र है, न्यू मटेरियल का भी जिक्र है, और दोनों के जुमले में बस एक ही दफा 60% लिखा हुआ है, तो फिर दोनों 60% ही हैं, यानी इंस्पेक्शन स्टेज भी 60% है और न्यू मटेरियल भी 60% पे ही ऐड हो रहा है। हाँ, इन दोनों में से पहले क्या काम हो रहा है ये सवाल से पढ़ के पता चल रहा है। तो इंस्पेक्शन स्टेज नए मटेरियल के आने से पहले, तो जब पहले है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स में ये तो नहीं आएंगे, ये होंगे, ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, ऐड नहीं होंगे, ये इस महीने इंस्पेक्ट हो गए इसलिए लेस नहीं होंगे, तो सिर्फ यही है इंस्पेक्टेड यूनिट्स। नॉर्मल लॉस हो जाएगा इसका 10%। अच्छा अब ये जो इसका 10% है ना, ये कैसे पता कि ये नॉर्मल लॉस दिया हुआ है? 10% नॉर्मल लॉस है, ये कैसे पता? ये तो नहीं लिखा कि 10% नॉर्मल लॉस है। अच्छा एक तो इससे पता चल रहा है कि 10%
ऑफ यूनिट्स प्रोसेस्ड, मतलब प्रोसेस में जो यूनिट्स आए जिन पे प्रोसेस चला, आर एवेपोरेटेड, आर एवेपोरेटेड, आर एवेपोरेटेड, हुए थे, होते हैं, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये होते हैं, ये नॉर्मल है फिर, और इसको और पक्का कर रहा है इससे अगला सेंटेंस, एक्चुअल लॉस वाज 10% हायर देन एक्सपेक्टेड। तो ये एक्चुअल लॉस की अलग से बात बता रहे हैं, तो फिर वो पहले वाली बात किसके लिए थी? वो नॉर्मल के लिए थी। तो नॉर्मल लॉस था 61,000 लीटर्स, और जो एक्चुअल लॉस है वो इससे 10% और ज्यादा हुआ। किसका 10%? इससे 10% ज्यादा, तो इसी का 10%। तो एक्चुअल लॉस इससे जितना ज्यादा हुआ वही तो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ फिर? इसका 10%। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया 6100, और उससे आउटपुट आ जाएगा। ये दो फाइन थे इसमें, और बाकी तो वो फार्मूला ही लगाया जो सिखाया था आपको। कैसे पता चल रहा है डिपार्टमेंट बी के प्रोसेस 2 का सवाल है, ए के बाद बी तो प्रोसेस 2 का सवाल है। ये कैसे पता कि केस 2 है, नए मटेरियल के यूनिट्स आ रहे हैं। ये कैसे पता कि लॉस बिफोर न्यू मटेरियल के आफ्टर न्यू मटेरियल, ये भी बताया जा रहा है। तो इसलिए वो अलग फार्मूले वाला सवाल था। और आप बताएं इसमें क्या पूछना है जिन्होंने किया है। अच्छा, किसी का बगैर सोल्यूशन देके सही हुआ था? एक फर्स्ट टाइमर जैसे पूछ रहा हूं, किसी का नहीं, किसी का कोई एक भी इंसान नहीं है ऐसा। अब उस अटेम्प्ट वालों का क्या हाल हुआ होगा? 22 नंबर का सवाल। चलें, अच्छा मैं आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट्स करने 4 सवालों में से एक करा रहा हूं, और बाकी एक एक होमवर्क देके करूंगा डिस्कस। लेकिन वो होमवर्क देके प्रॉपर डिस्कस करना है, क्योंकि आप करेंगे तो फिर उसमें बेहतरी होगी। अभी एक कर लेते हैं, और वो है नहीं, पास्ट पेपर के 4 की बात कर रहा हूं। पास्ट पेपर में ना इसके 4 अच्छे सवाल हैं ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट्स के। एक कर रहा हूं बोर्ड पे, बाकी जो है वो एक एक करके होमवर्क देकर डिस्कस करूंगा। तो अभी आप पढ़ लीजिए, जो मैं बोर्ड पे करने लगा हूं वो है ऑटम 15, ओशियानिक केमिकल्स, पेज 117, क्वेश्चन नंबर 11, ओशियानिक केमिकल्स, ऑटम 2015 का सवाल है। अच्छा, उस दिन जो एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था ना, कि जो मैं कह देता हूं कि आईक्यू का सोल्यूशन गलत है तो आप उस पर भरोसा कर लें, करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा सवाल था जो बड़ी डिस्कशन मेहनत के बाद फिर सोल्यूशन ठीक करवाया था मैंने, वो भी करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जी, ठीक करवाया था आईक्यू से। ये सवाल पढ़ लें, ओशियानिक केमिकल्स, ऑटम 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। रिकॉर्ड टाइम में इसको सॉल्व करेंगे, हैं? नहीं, जितने टाइम में करूंगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, तो आपकी फारिग शेख से लग रहा है कि सवाल पढ़ के फारिग हो गए। अच्छा, एक काम और कर दें कि
कल जो मैंने सवाल बोर्ड पे किया था ना, उस सवाल की शक्ल देख लें दोबारा, और खास तौर पे उसका सोल्यूशन जो मैंने किया था। वो भी आपने बातें करते करते देख लिया है ना। प्रोसेस 1 से आउटपुट था 17,500 और इसका ब्रेकअप ये था कि ए था इसमें 10,500 और बी था 7,000। ये जो 10,500 था ये सेल हो जाता है 200 का, और ये 7,000 जाता है यहां से प्रोसेस 2 में, और वहां से ये बेहतर बी बन के फिर सेल होता है 400 का। लेकिन यहां 60 रुपए और खर्च होते हैं तो 400 का सेल होता है। तो हमने इसको जब एलोकेट किया था खर्चों को, तो इसकी एनआरवी यही ली थी क्योंकि ये अभी बिक जाता है। ये 400 का बिकता है इतना खर्चा करने के बाद, तो इसलिए एनआरवी दिस माइनस दिस की थी। अब ये 60 का खर्चा हुआ नहीं है, यानी अभी हम कहां खड़े हैं खर्चों को बांटते हुए? आउटपुट पे तो खड़े हैं, हम इधर खड़े हैं, प्रोसेस 2 में नहीं गया अभी। अभी बात ये हो रही है क्योंकि प्रोसेस 2 में जो कॉस्ट लेके जानी है इसको बांटेंगे तो प्रोसेस 2 में कॉस्ट जाएगी ना। तो अभी इस वक्त यहां है, अभी जब यहां है तो ये 60 रुपए खर्च हो चुका, तो ये एक्सपेक्टेड ही है, ये एस्टिमेटेड ही है। तो इस 7,000 से हमें कितने पैसे मिल जाएंगे? 400 मिलेंगे, लेकिन ये खर्च करने के बाद। तो इसलिए इसके लिए हमने यूज किया था 340, इसके लिए 200 यूज किया था। कल वाले साल में ये काम किया था, ठीक है। ऑटम 15 पढ़ा है वाकई, क्योंकि ये ना जॉइंट के जो 4 सवाल हैं ये फुल फ्लैश में एक ही कर रहा हूं बोर्ड पे, बाकी आप लोगों ने होमवर्क करके आने हैं तो मैंने डिस्कस करना है। अच्छा, आज का होमवर्क ऑटम 22 पेज 112, ऑटम 22 पेज नंबर 112 क्वेश्चन 1, ये होमवर्क है आज का, करके आइएगा। अच्छा, और मजीद अफजल दर्जा ये है कि आप पहले ये सवाल भी दोबारा करना, ये जो मैं बोर्ड पे करने लगा हूं, पहले ये दोबारा करना, फिर ये होमवर्क करना है। इस सवाल के अंदर प्रोसेस 1 से आउटपुट होता है सिग्मा और बीटा। सिग्मा हो जाता है सेल कितने का? 300 का, और बीटा यहां से प्रोसेस 2 में जाता है, यहां से ये थीटा बन के निकलता है, पढ़ता रहता है फिर थीटा बन के निकलता है। और ये कितने का बिकता है? 500 का। कल मैंने जो सवाल में पूछा था ना, वो ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट पूछी है। इस सवाल में सिग्मा और थीटा की पर यूनिट कॉस्ट पूछी, बीटा की नहीं, सिग्मा और थीटा की पर यूनिट कॉस्ट पूछी है। पहले तो रिक्वायरमेंट से देख लें कि ये बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इस सवाल की प्लानिंग करते हैं। चूंकि ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट तब निकलेगी जब हम पहले इसको सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे, फिर हम उनको इनमें बांटेंगे। इसकी हिस्से में जो कॉस्ट आएगी उसका आंसर क्या निकलेगा? इसको यूनिट से डिवाइड करेंगे, सिग्मा की पर यूनिट आ जाएगी। इसकी भी पर यूनिट निकालनी है सवाल में? नहीं। फर्ज करें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई 2 मिलियन, उसमें से 12 लाख इसकी हो गई, 8 लाख इसकी हो गई। इस 12 लाख का क्या करेंगे? यूनिट्स पे डिवाइड करके आधी रिक्वायरमेंट हो गई सॉल्व। इसका जो 8 लाख आया होगा वो प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन बन जाएगी, और फिर प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करके जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे वो इसकी पर यूनिट कॉस्ट होगी। ओके, ये है सवाल का प्लान। सवाल को पढ़ने के बाद रिक्वायरमेंट और जो मैंने सारी कहानी बताई है उसमें कोई इख्तलाफ परेशानी है तो बताएं, बाकी सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या क्या मुश्किल है। ओके, तो भी जवान तो पहले हमें क्या करना है? प्रोसेस 1 को सॉल्व करना है। प्रोसेस 1 जो कि सवाल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से गिवन है, ये मैं ऑटम 15 सॉल्व कर रहा हूं। हाँ जी, क्या क्या करते हैं? क्वांटिटी स्केड्यूल। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में लीटर्स, शायद लीटर है सवाल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। इनपुट दोनों का मिला के इनपुट क्या 60 इनपुट 3000 लिख दो। 3000 रुपए लिखे हुए, 3 मिलियन रुपीस दिए हुए, तो क्वांटिटी कितनी? 50 रुपए से डिवाइड कर दें। 60,000
3 मिलियन दिया हुआ है, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड है ना, तो 3 मिलियन को हमने क्वांटिटी बनाया 50 से डिवाइड करके। अच्छा यहाँ एक सवाल आना चाहिए था, आया नहीं, या तो जाग नहीं रहे या है। हाँ हाँ, ये ना सवाल बनाने वाले से गलती हो गई है। एक तो है इस चीज की टेक्निकल टेस्टिंग हो सकती है कि इतने लीटर था वो इतने किलो में कन्वर्ट हुआ, ये हो सकता है, मैंने बल्कि टेस्ट में एक सवाल में डाली भी थी ये बात। लेकिन इस सवाल में ना ऐसा उसने कोई फनकारी नहीं डाली थी, बस गलती से उसने ब्रैकेट में केजी लिख दिया, और मेरे ख्याल में अक्सर बच्चों ने नोट भी नहीं की होनी ये बात। तो ये बस उससे गलती हो गई थी, ये लीटर लिखना चाहिए था, वो गलती से पर केजी लिख गया। ये जस्ट एक एरर हुआ था सवाल में उससे, और उसमें कोई साइंस नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा चलें, पेपर में हो गई उससे गलती, अब पेपर में बैठा हुआ क्या करें, कुदरती है ये अज्यूम ले, मतलब किलो लीटर तकरीबन एक ऐसी चीज ही है, तो इसलिए ऐसे ही करके आगे चलना था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट है, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बस यही है 3000। नॉर्मल लॉस 3000 ऑफ दिस। बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है 5845, ये वही है जो भी मैंने वो उस कोने में बताया था। क्वांटिटी स्केड्यूल में से इसको भी लेस करना है, और आउटपुट है 5085। कैसे, ये जो कल मैंने 17,500 दिया था और उसको तोड़ने को कहा था, इन्होंने वो तोड़ा हुआ दे दिया है, यानी सिग्मा और बीटा अलग अलग बता दिया, तो हम जोड़ लेते हैं 34,800 प्लस 5055। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स है ना, तो कल मैंने ए और बी आपको टोटल 17,500 बताया था, उसको तोड़ना था ए और बी में, अब ये उन्होंने तोड़े हुए दे दिए, इसको हमने जोड़ लिया, तो इसको बैलेंस करें तो 300 का आ गया लॉस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा FIFO है कि वेटेड एवरेज है? ओपनिंग नहीं है इसलिए रोला भी नहीं है। 50855, ये दोनों कॉलम में इतने ही रहेंगे। क्लोजिंग नहीं है। एबनॉर्मल लॉस 300। मटेरियल के लिए कितना, कन्वर्जन के लिए कितना नहीं बताया, तो फिर 100%। तो जब 100% है तो फिर अलग अलग लिखने की जरूरत ही क्या है। 100% 300 300 51155 51155। और एबनॉर्मल लॉस की मैंने आपको कहा था ना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं पता तो बस 100 ही है। कॉस्ट 300 कहां से आया, बैलेंस करके आया, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कन्वर्जन। ओपनिंग तो है नहीं, करंट पीरियड कॉस्ट 3 मिलियन और मिला के 4350। लेबर एफर्ट और नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है। बाय प्रोडक्ट की एनआरबी तो उसको कर लेते हैं माइनस 40 रुपए इंटू 5845 233800 2766 200। और इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर एक ही है, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 54.07 85.04। और हमें चाहिए क्या था इस सारी मेहनत से, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जो कि हैं 50855 इंटू 54.07 प्लस 85.04, तो ये बन गया 7074439। ये मैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक पहुंचा प्रोसेस 1 की। अब इसको आगे तोड़ना है हमने, तो जो लोग नोट कर रहे हैं यहां तक पहुंचे, फिर मैं आगे चलता हूं। शकील ये रिफिल करना यार। हाँ अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू दी होती तो वो भी माइनस होती।
जल्दी जल्दी भाई यहां तक पहुंचे। अच्छा अब क्या करना है, अब इसको करना है अपोर्शन। अब इसको हम कर लेते हैं एलोकेट। एलोकेट करने के लिए हमें सिग्मा और बीटा की टोटल एनआरवी निकालनी है। अच्छा बीटा की टोटल एनआरवी तो नहीं, सिग्मा की टोटल एनआरवी 34,800 इंटू 300 कितना बना 1044,000। अब इस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को मैं इन दोनों में बांट रहा हूं, तो इनकी एनआरवी की रेशो में एनआरवी क्या, ये हमें टोटल कितने कमा देगा, बीटा टोटल कितने कमा देगा 16,055। अच्छा ये इधर ना मैंने थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं, ये अभी मैं फिल करता हूं, इसलिए अभी नोट ना करना। 500 माइनस कुछ भी नहीं। अच्छा चलें कल वाला सवाल दोबारा देखें। कल वाला डाटा बोल रहा हूं, ए 10,500 इंटू 200, बी 7,000 इंटू 400 माइनस 60। ये माइनस 60 क्यों किया था, कॉस्ट टू सेल नहीं थी। देखें प्रोसेस 1 से ए के 10,500 निकले और इन्होंने बस सेल होना था 200 का, बी के 7,000 निकले, इन्होंने आगे प्रोसेस 2 में जाना था, फिर जाके सेल होना था 400 का। लेकिन इसको बेहतर बी बनने के लिए यहां 60 और खर्च करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके वो कितने का बिकेगा, तो इसलिए हमने 400 माइनस 60 करके यहां तक पहुंचे थे। बीटा 500 का बिकेगा, फिर थीटा 500 का बिकेगा। तो हम अभी यहां कॉस्ट किसमें एलोकेट कर रहे हैं, सिग्मा बीटा में कि सिग्मा और थीटा में, सिग्मा, क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्ट तो बीटा थीटा तो नहीं है, तो हमें इस 500 में से ये वाला 60 माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखें ये बीटा सेल होगा 500 का, तो हम अभी सिग्मा और बीटा में कॉस्ट बांट रहे हैं, हम ए और बी में कॉस्ट बांट रहे हैं। तो ए जितने का बिकेगा 200 यूज किया था, बी के लिए 400 माइनस 60 किया था, क्योंकि बी ने नहीं बिकना था, इस बेहतर बी ने बिकना था। अब यही वाला काम मैं यहां बोल रहा हूं, ए ने 200 का बिकना था, सिग्मा ने 300 का बिकना था, बी ने 400 का नहीं बिकना, बेहतर बी ने 400 का बिकना है, इसलिए हम 400 माइनस 60 करके इसकी एनआरवी बना रहे हैं। बीटा ने 500 का नहीं बिकना, थीटा ने 500 का बिकना है, इसलिए हम इसकी एनआरवी कैसे निकाल रहे हैं 500 माइनस 60। ये नहीं पता, ये हमें पता नहीं है। जब ये पता नहीं है तो फिर माइनस यहां नहीं कर सकता, और माइनस नहीं कर सकता तो फिर ये आंसर नहीं निकलेगा, ये आंसर नहीं निकलेगा तो ये नहीं निकलेगा, और ये नहीं निकलेगा तो ये एलोकेट नहीं होगा। तो इस है जीरो अज्यूम क्यों करना है, जब ये प्रोसेस 2 में जाता है वहां खर्चा होता है, तो जीरो अज्यूम क्यों करना है, होता है खर्चा। ये वाली फिगर मैंने कल 60 रुपए दी हुई थी, अब ये नहीं दी हुई, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसेस 2 का डाटा है तो हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए हमें ये काम यहां रोक के प्रोसेस 2 पे जाना पड़ रहा है। हाँ जी नींद आ रही है। प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व होगा तो ये 60 रुपए निकलेगा, वो यहां माइनस करेंगे तो ये वर्किंग पूरी हो सकेगी। जो भी जाग रहे हैं
इस पे करता हूँ बात अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हमें 500 में से ये 60 करना है माइनस, कल वाले सवाल की तरह। लेकिन अब फर्क क्या है कि 60 दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा माइनस। तो चूंकि ये फिगर अभी नहीं पता तो अभी मैंने इस वर्किंग को यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ये फिगर अभी नहीं पता तो इसको रोक दिया। यहां तक बात ओके, क्योंकि ये समझाना है मैंने, ओके ना। अगर प्रोसेस 1 से सिग्मा बन रहा है 34,800 और बीटा बन रहा है 16,055। अच्छा, मैं आसान करने के लिए ना फिगर्स चेंज कर रहा हूं, 5,000 कर लेता हूं उसको। ये प्रोसेस 2 में जाता और यहां पर नॉर्मल लॉस होता। ये सवाल में नहीं है 5,000, ऐसी मैंने खुद से ही लिखा है 5,000। 10% नॉर्मल लॉस होता, किसी वजह से हो गया था या हुआ करता है, नॉर्मल लॉस हुआ करता है, तो फिर इसका मतलब है कि थीटा बना करता है 4,500 और ये बिकता है 500 का। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों कितने टोटल पैसे कमा देंगे। ये दोनों टोटल कितने पैसे कमा देंगे, हम इसकी बेस पे एलोकेट करने लगे ना, है ना। ये दोनों टोटल कितना पैसा कमा देंगे, हम इसकी बेस पे ही एलोकेट करने लगे। तो बीटा के ये 5,000 टोटल कितना पैसा कमा देंगे, 5,000 इंटू 500 या 4,500 इंटू 500। क्यों? क्योंकि ये 5,000 जब यहां से गुजरेंगे तो 5,000 रहेंगे ही नहीं, बनेंगे ही 4,500, क्योंकि बना ही 4,500 करते हैं और फिर वो 500 के बिकते हैं। अच्छा, ये 500 ये नहीं है, 5,000 और 4,500 का फर्क नहीं, 500 लिखा मैंने, ये वैसी सेल प्राइस लिखी है। तो ये गलत है, ये सही है। पहले तो यहां तक बात समझ आती है तो आगे बढ़ता। यार बड़े सोई सी कॉम लग रही है मुझे। नहीं शुक्रिया, मैं कराऊं, बैठे हुए हैं, लेकिन फिर किसी को समझ आ रहा है मैं क्या करूं? वो पीछे येलो शर्ट, वो समझ आ रहा है? पूछ लूं क्रेडिट सेल कितनी बताई थी मैंने भी? है नहीं बताई थी? 5,000 यूनिट्स बीटा के कितने टोटल पैसे कमा देंगे। ये गलत है, ये सही है, क्योंकि 5,000 बिकने से पहले यहां से होके गुजरेंगे, थीटा बनेंगे तो बिकेंगे। तो यही 5,000 टोटल कितना पैसा कमा के देंगे। अच्छा, ये 4,500 कैसे निकला? 5,000 इंटू 0.9, ये ठीक है 0.9, ये मैंने ये किया एक्चुअली। अच्छा, ये कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं, ये भी गुजर चुका है, या हम यहां करें? अभी यहां करें। जब प्रोसेस 2 भी हुआ तो हुआ कुछ यूं कि 100 और जाया हो गए और 4400 बने। इन 5,000 को कॉस्ट एलोकेट करते हुए मैं अब भी 4,500 इंटू 500 करूं या 4,400 इंटू 500 कर दूं? जी, मैं इस बात को दोहरा देता हूं। इन 5,000 की हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल कितना पैसा कमा के देंगे। तो अब भी मैं 4,500 इंटू 500 रुपए करूं या 44 इंटू 500 कर दूं? क्यों 45? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कितना पैसा कमा के दिया करते हैं, ये कितना पैसा कमा देंगे, तो हमें क्या पता 4,400 बनेंगे। तो हम इस कैलकुलेशन को करते हुए स्टिल 4,500 ही यूज करेंगे, ये नहीं स्टिल 4,500 यूज करेंगे। ये जो 16,055 बीटा प्रोसेस 2 में गए, पूरे के पूरे थीटा बन जाया करते हैं, फिर नॉर्मल लॉस हुआ करता है 0.95। तो अगर मैं 16,055 इंटू ये कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये समझ आया कि नहीं? ये 5,000 है ना, ये 5,000 है, तो मुझे 4,500 चाहिए, तो ये मैंने 4,500 बना दिया। तो ये 5,000 था, ये मैंने 4,500 बना दिया। वाकई समझ आई? ये बात आई को समझाने में मुझे कई साल लग गए और फाइनली पिछले साल मान गए थे। ये जो सवाल है मैंने ईमेल लिख के ना कंक्लूड करवा लिया था। इससे पहले मैं यही बातें बच्चों को बताया करता था, भाई भरोसा करके चलो, हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन चल लें भरोसा करके। तो ये गलतियां होती हैं आईकैप के सोल्यूशन में, ये वाली गलती थी। ये उस वक्त जो आईकैप का सोल्यूशन था उन्होंने ये किया हुआ था, तो फिर ये एडजस्ट करके तो बुक में उन्होंने इसको ऐसे डाल दिया हुआ है। तो ये 0.95 वाली बात समझ आई या नहीं? चलिए, ये वाला सवाल प्रोसेस 1 इसकी वजह से अब रुक गया है ना। आज के दिन में नहीं रुक गया है, अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये वर्किंग यहां रुक गई। अब हमें प्रोसेस 1 को यहीं छोड़ के और कितनी लाइनें लग जाएंगी, ये लाइन आएगी, इसका टोटल आएगा, फिर इसको बांटेंगे तो 4-5 लाइनें लग जाएंगी। वो 4-5 लाइनें छोड़ के अब हम प्रोसेस 2 को सॉल्व कर लेते हैं।
इसकी 4-5 लाइनें छोड़ दें। अब हम आते हैं प्रोसेस 2 पे। क्वांटिटी स्केड्यूल जी, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। ट्रांसफर इन 16,055, ये बीटा, अब ये वहीं जाना है ना ट्रांसफर इन, तो ये 16,055 ट्रांसफर इन हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट। बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में कोई नहीं है। आउटपुट 15, 200 जी। अब इसको बैलेंस करें तो 52 का एबनॉर्मल लॉस। ये वो है जो मैं अभी पहले मिसाल में 100 बोल रहा था, ये वो है। तो हम ये 15,200 ही यहां लिख लें या यही वाला ठीक है? यही ठीक है ना, क्योंकि ये 4400 है, ये 4400 है, हमने 4500 यूज करना है, तो इसलिए 14, 15, 200 नहीं यहां लिख लेना, यही काम करना है। इंग्लिश में बोल। ओह या, एक्चुअली वी हैव टू डू समथिंग विद अच्छा नहीं सही है, मैं नंबर्स इंग्लिश में ही बोलने चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं उतना मसला। कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए ये 15,200, 15,200 और ये दोनों कॉलम में 15,200 आएंगे। और क्लोजिंग है नहीं, एबनॉर्मल लॉस 52, और इसकी स्टेज नहीं बताई तो 100 ही है, तो फिर एक ही लाइन में लिख लेते हैं। ये बन गया 15,252 और इसके लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अब P1 कॉलम, कन्वर्जन कॉलम, ओपनिंग है नहीं तो करंट पीरियड कॉस्ट, यहाँ क्या लिखूं? ये वो फिगर है कि जब हम इस 7 मिलियन को बांट लेंगे तो बीटा का जो हिस्सा निकलेगा वो ये वाली फिगर होगी, तो वो अभी नहीं पता। चलें, ये तो पता है ना, ऐड करके 1 2 4 0 0 0। ये नहीं पता, कोई बात नहीं, जो पता है वो तो करे ना। 15,252 15,252 कॉस्ट पर यूनिट, ये तो नहीं पता, ये 81 पॉइंट, ये वो 60 रुपए निकला है। अब क्यों? क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब है प्रोसेस 2 में अब जो मजीद खर्चा होगा, ये मजीद खर्चा तो नहीं है। ये क्या है? ये तो वो है जो प्रोसेस 1 के 7 मिलियन का टुकड़ा इसको एलोकेट हुआ। मजीद खर्चा प्रोसेस 2 में क्या आएगा? वो यही होगा। तो ये वो 60 रुपए है जिसकी तलाश थी। तो अब ये मिल गया। अब हम यहां पर 81.3 माइनस करेंगे, 6386 117 16 8 88 1682 6 117। इस टोटल एनआरवी की रेशो में इसको बांटना है। तो सिग्मा के हिस्से में आ गया 707443 इनटू ये 16 और बीटा के हिस्से में आया 707443 इनटू 6386117 ओवर 16826 4 मैं कर लूँ 2 5। ये अब हमें वो फिगर मिली है जो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन यहां आनी है। 176.04। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सिग्मा और
थीटा की पर यूनिट कॉस्ट। तो अब हम एक प्रोमिनेंट सी हेडिंग दे देते हैं एग्जामिनर के लिए, सिग्मा की पर यूनिट कॉस्ट क्या बन गई, डिवाइडेड बाय, पर यूनिट चाहिए ना, डिवाइडेड बाय 34,800, तो क्या है 4389435 डिवाइडेड बाय 34800 126.13। और थीटा की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ये प्रोसेस 2 का प्रोडक्ट क्या है थीटा, तो ये उसी की पर यूनिट कॉस्ट है, तो इन दोनों को ऐड कर लें 176.04 प्लस 81.3 257.34, बस ये सवाल था। लेकिन हमें अभी से पता है कि 5% लॉस होता ही होता है, नॉर्मल है ना, तभी तो नॉर्मल है, हमें पता है होता है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है, तो पता है ना 5%, हमें पता है कि इतने बीटा बनाएंगे तो इतने थीटा नहीं बना करते। ये किसकी प्राइस है, थीटा की है ना, तो ये तो थीटा के यूनिट्स नहीं है। 5% अभी हुआ नहीं है, लेकिन पता है कि होता है इतना लॉस। जब पता है कि 5% लॉस होता ही होता है, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हमें टोटल इतना पैसा कमा देगा। है? क्यों ना यार, ना ऐसे ना करें, है कुछ समझ नहीं आई, ऐसे ना करो यार, बातें करते रहोगे पूरी क्लास में तो कैसे समझ आएगी, तो उसको बातें करना ही कहते हैं। यदि किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।